हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीडीपी के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी ऐसे टॉपिक होते हैं, वो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके जो है दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्लास को ध्यान से देखना है ताकि दोनों पेपर के जो सीडीपी के क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सीडीपी के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। आप सभी को पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है यानी कि बाल विकास सबसे सब्जेक्ट है वो पूरा जो उसका पूरा जो है टोटली डिपेंड किस पे है, बाल केंद्रित यानी बालकों की शिक्षा पे जो है केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों से रिलेटेड है तो टॉपिक, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो बाल विकास एक सब्जेक्ट है पूरा बच्चों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, टीचर्स के ऊपर नहीं है बल्कि क्या है, बच्चों से संबंधित है। तो बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमको आंसर किस तरीके से करना है। क्या बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब हमें आंसर करना है, या टीचर से रिलेटेड हो, या उसके फैमिली से हो, या दोस्तों से हो, किस तरीके से हमको आंसर करना है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, वो किसकी अनुशंसा करती है। ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या की। मानकीकृत का मतलब ये होता है कि एक मानक हो पाठ्यचर्या का कि आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुशंसा तो करती नहीं है। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, जहाँ पे पुरस्कार और दंड दोनों का इस्तेमाल एक साथ हो और या फिर दंड का इस्तेमाल हो, वो हमेशा ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कि जो है एनईपी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, कि बच्चों को दंड देना है या फिर हर बात पे उसको पुरस्कृत करना है, तो ये गलत होता है। वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना बिल्कुल सही है। जो बाल विकास है में जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें जो अनुशंसा करती है वो वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देता है। यानी कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं विद्यालय में, वो जो है उनको जो है वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना कि हर बच्चा अलग अलग जो भिन्नताएं लेकर जो है आता है स्कूल में, तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ उन बच्चों का जो प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा की जो है अनुशंसा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस क्लास में बच्चे हों, ठीक है, बच्चों से संबंधित जो क्लास हो, यानी सिर्फ बच्चे हों, वहाँ पे टीचर का उतना खास रोल ना हो, उसमें जिनको जहाँ जिस क्लास में बच्चे को केंद्र में रखा गया हो, ठीक है, जिनका केंद्र बच्चे हों, उस क्लास में जो बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे। क्या वो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखेंगे, या फिर मुख्य रूप से शिक्षक से सीखेंगे, या फिर वैयक्तिक रूप से, फिर समूह से। तो समूह से तो सीखते हैं,
जाहिर सी बात है, लेकिन सिर्फ समूह से नहीं सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। ठीक है, वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत रूप से खुद से भी सीखते हैं, साथ में जो उनके साथी होते हैं जिनके साथ वो बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे को जो सीखने के तरीके होते हैं, जो जिस तरीके से सीखते हैं, एक तो वैयक्तिक यानी खुद से भी सीखते हैं, खुद से जो है अनुकरण करके, साथ में सामूहिक यानी समूह में रह के भी जो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसका समर्थन करती है? क्या वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का जो है समर्थन करती है, या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या का, या फिर व्यवहार का अनुकूलन का क्या करती है? समर्थन करती है। तो व्यवहार का अनुकूलन का तो समर्थन करती नहीं। मानकीकृत हमने बताया जहाँ भी आपको नज़र आ जाए इसको काट देना है, ये आपका निगेटिव होता है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो मानकीकृत आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड से कहीं भी दिख जाए तो ये गलत होगा। अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन बिल्कुल सही। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो किसका जो है समर्थन करती है? अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का मतलब जो बच्चे होते हैं, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, और कर्ता का मतलब सीखने वाला। तो विद्यालय में बच्चा ही जाता है सीखने, टीचर तो जाता नहीं है। तो अधिगमकर्ता यानी बच्चे द्वारा स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करना, ये जो है इसका समर्थन करती है कौन? प्रगतिशील शिक्षा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी विद्यालय अध्यापक केंद्रित नहीं होता, कोई भी कक्षा अध्यापक केंद्रित नहीं होता, यानी जो है टीचर से रिलेटेड नहीं होता। हर विद्यालय, हर कक्षा जो होता है वो जो है क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि बाल केंद्रित होता है। तो ये गलत होगा, दूसरा ही सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन यानी कि बच्चों द्वारा अपना खुद का मूल्यांकन करना प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन करती है, प्रगतिशील शिक्षा इसका समर्थन करती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके से? बिल्कुल नहीं। जरूरी थोड़ी है कि जो टीचर जो है चयनित करके बता दे कि आपको यही पाठ पढ़ना, यहीं से विद्यालय में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा कि पाठ्यक्रम को पूरा करने का, ये भी गलत होगा है। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, ये भी गलत है। जो परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र है इसका गलत, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो मत होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उनको क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, या प्रधानता देती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये जो पूरा चैप्टर है वो टोटली डिपेंड ही बच्चों के ऊपर है। यहाँ जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी बच्चों से ही रिलेटेड सही होगी। ठीक है, टीचर से रिलेटेड, उसके दोस्तों से, उसके परिवार से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सही नहीं होगी। ठीक है, बाल केंद्रित का मतलब ही है कि सबसे पहले हमें किसको प्रधानता देना है? बच्चों को प्रधानता देना है, जिसके लिए हम विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है वो पूरा जो है बच्चा है, बच्चे के अलावा कुछ भी हमें नहीं देखना है। ठीक है, इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप कभी जो है आंसर गलत नहीं कर पाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना? बिल्कुल नहीं, बच्चों का एक कोने में बैठना कोई मतलब ही नहीं होता बाल केंद्रित शिक्षा में। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, एक प्रतिबंधित परिवेश यानी कि एक प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आपको इसी परिवेश में रह के सीखना है, तो ये भी गलत होता है। बच्चों को सीखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि आप यही इसी दायरे में बैठ के सीखेंगे, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, तो ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, ये भी गलत है कि बाल केंद्रित शिक्षा में तो वो सभी शामिल होते हैं जिसमें बच्चे के द्वारा गतिविधि की जाती है, इसमें नहीं की बात कर रहा, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बाल केंद्रित शिक्षा में जो शामिल होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां यानी बच्चों के द्वारा जो गतिविधि की जाती है वो से शामिल होता है। बाल केंद्रित यानी बच्चों के द्वारा
जो की जाने वाली गतिविधियां होती हैं वो शामिल होता है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा बच्चे को पॉजिटिव मान के चलना है, निगेटिव नहीं मानना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख के करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन है कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। क्या व्यवहारवादी होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर निष्क्रिय। निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निष्क्रिय भी आपका क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये गलत होगा। अध्यापक केंद्रित हमने बताया नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। करके सीखना या खोजी अधिगम, करके सीख रहे हैं बच्चे, खुद खुद करके सीख रहा है, खोज के द्वारा कोई भी चीज़ वो खुद से ढूंढ रहा है। सहभागी अधिगम यानी जो अपने सहयोग अपने जो साथी हैं उनके द्वारा जो सहयोग करके सीख रहा है। ये सभी जो विशेषताएं किसकी हैं, प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगमकर्ता होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं जो सीखने जाते हैं उनको किस तरह समझा जाता है। ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं सीखना, एक्टिव ना हो, मुरझाए हुए हों, यानी उनको कोई मतलब ही ना हो। तो निष्क्रिय का जहाँ पे दिख जाए वो गलत होगा। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, बिल्कुल सही। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो अधिगमकर्ता होते हैं वो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में होते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप में। तो सक्रिय कहीं भी नजर आ जाए हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ये तो अभी सही है। तीसरा है कि केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, तो ये गलत है। व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, व्याख्यान का मतलब यह होता है कि व्याख्या करके एक जो है सीखें, तो ये गलत होगा। ठीक है, केवल व्याख्यान नहीं होता है इसमें। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में अक्षम, ये भी गलत होगा। तो इसका सेकंड ही सही होगा, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में इनको समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें किस तरीके से देखा जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है, या फिर खाली स्लेटों के रूप में, या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो छोटे वयस्क के रूप में तो उनको देखा नहीं जाता, बच्चे तो होते ही हैं लेकिन उनको छोटे वयस्क के रूप में नहीं, कि वो छोटे वयस्क हैं। वयस्क भी दो प्रकार के होते हैं, ऐसा तो है नहीं है। वयस्क 18 के बाद वाले ही होते हैं, उनसे पहले वाले तो होते नहीं हैं। खाली स्लेट के रूप में नहीं होते। बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो सीख के ही जाते हैं, तो खाली स्लेट या कोरा कागज नहीं होते हैं, बल्कि ये सक्रिय अन्वेषक के रूप में जो है इनको देखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ भी आपको सक्रिय नजर आ जाए आप सक्रिय देख के ही आप अगर आंसर कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित पाठचर्या, यहाँ पे बाल केंद्रित की बात आ गई है। ठीक है, दूसरा सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को, या फिर तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को। तो बिल्कुल ही अनदेखा नहीं करना है, गलत होगा। चिंतन को अभिसारी तरीकों से, ये भी गलत। इसका जो सही आंसर है वो यही होगा कि जो रचनावाद का समर्थन करने वाले हैं वो किसे महत्व देंगे, बाल केंद्रित पाठचर्या को। जो पाठचर्या या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हो बच्चों से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठचर्या को। ठीक है, महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कोई भी बच्चा है जब वो जो है एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो याद करना क्या होता है, गलत होता है। हम याद करके कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते, ना तो ये सही तरीका होता है बच्चे को पढ़ाने का। तो याद करना क्या होता है, निगेटिव होता, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं होता है, हर बच्चा जो है योग्य होता है पढ़ने के लिए। पूरी स्कूल व्यवस्था फेल हुई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत। जरूरी नहीं कि
बच्चा जो है प्राइवेट ट्यूशन लेकर तभी पेपर पास कर पाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा, तो ये गलत है। पूरी स्कूल व्यवस्था फेल है। क्यों? क्योंकि अगर जो है बच्चा फेल हुआ है क्लास में या किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे बच्चे की गलती नहीं बल्कि पूरे स्कूल व्यवस्था की या फिर उसके टीचर कम्युनिटी की जो है गलती है। टीचर ने सही से उसको पढ़ाया नहीं है, पूरे स्कूल की व्यवस्था जो है उसकी सही तरीके से नहीं थी, तभी बच्चा फेल हुआ है। यहाँ हम जिम्मेदार स्कूल को समझा कर सकते हैं, टीचर को कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बच्चा अगर फेल हुआ है तो इसका मतलब यही है कि जो है टीचर ने सही से जो है उसको पढ़ाया नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं सही थी। तो इसका सी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं सही करी है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि स्कूल की व्यवस्था सही नहीं रही है, टीचर नहीं रहे होंगे, तभी बच्चा फेल हुआ है। ठीक है, यानी बच्चे को हमें नहीं मानना है कि बच्चे में कोई कमी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। ठीक है, प्रबल रूप से क्या शिक्षा शास्त्र और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के फिर डैश में सहायक है। पहला है बाल केंद्रित और सर्जन, यानी कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। बिल्कुल सही, पहला ही सही हो जाएगा कि यहाँ पे बाल केंद्रित की बात हुई, यानी बच्चे के बात हुई है। तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। एक विद्यार्थी है, वह अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? ठीक है, कोई विद्यार्थी है वो असफल हो गया है, लेकिन वो जो है अपनी असफलता का जो कारण है वो अपनी योग्यता को नहीं मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है ये बताना है। पहला है अधिगम असहायता को, या फिर मस्तिष्क, तो अधिगम असहायता ही सही होगा। मस्तिष्क सुघट्या ये गलत है। ठीक है, ये तो शब्द ही गलत है। उच्च स्तरीय स्व अस्मितता ये भी गलत है। संबद्धता का भाव पहला ही सही होगा। अधिगम असहायता को क्या करती है? जन्म देती है। ये जो स्थिति है विचार की, वो अधिगम असहायता को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। यानी बच्चों की रुचि जो है लगातार क्लास में बनी रहे पढ़ाई के मामले में, उसके लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। पहली विधि है कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसा करने से तो बच्चे में तो रुचि बनी नहीं रहेगी। कि अगर आप कह दें कि बच्चे आप ये टॉपिक आप घर से पढ़ के आना है, आपको पढ़ के आना है, और आप जब दूसरे दिन आए तो प्रश्न पूछने लगे, तो ऐसे तो वो एक्टिव रहेंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है कई बार बच्चे घर पे ही बैठ जाए, स्कूल ही ना आए कि मैडम जी प्रश्न पूछेंगे, सर प्रश्न पूछेंगे, आज हम जाएंगे ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है कि स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि टीचर ही खुद गतिविधि करेगा और बच्चे जो है बताएंगे, तो ऐसा तो है नहीं है। तीसरा कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। आप गतिविधि में बच्चों को, यानी कि जो भी एक्टिविटी कराएंगे आप बच्चों को शामिल करेंगे। फोर्थ है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बिल्कुल सही, कोई भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चे की रुचि तब बढ़ेगी जब आप उनको उनकी जो है जो भी एक्टिविटी है उसमें बच्चों को खुद शामिल करेंगे। खुद आप बोलेंगे कि आप खुद ये काम करो, खुद एक्टिविटी करो, तब वो जो है उसमें एक्टिव रहेंगे। ठीक है,
तब उनमें रुचि लगातार बनी रहेगी। क्लास में कोई भी एक्टिविटी कराना है, चाहे आप खेल के माध्यम से पढ़ाएं या फिर जो है प्रश्न पूछे, तो आपस में ही प्रश्न पूछे, वो ना आप पूछें बल्कि बच्चे ही आपस में प्रश्न पूछें, बच्चे ही जो है चीज़ों को तर्क करें, आपस में खोजें, तब वो जो है एक्टिव रहेंगे, रुचि उनको पढ़ाई में रहेगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, तो ये जो है विधि अपनाएंगे तो बच्चे में रुचि लगातार क्लास में बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। विभिन्न योग्यता वाले यानी कई योग्यता वाले बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। पहला है कि श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। दूसरा है मानकीकृत निर्देश देकर। मानकीकृत कहीं भी नजर जाए, हमने कहा काट दीजिए, बिल्कुल गलत होगा। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सामान्य शिक्षार्थियों को हमको नहीं ध्यान देना बल्कि सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। तीसरा कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। उपेक्षा करना भी आपका निगेटिव होता है टैग वर्ड्स, इसको भी देख के आप काट सकते हैं, ये भी कभी आपका सही नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला होगा कि श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, यानी जो भी बच्चे हैं आपकी क्लास में उन सभी को जो है श्रेणीबद्ध करके जो भी काम है उनको दें। जैसे भी जिस तरीके के बच्चे हैं उनको जो है श्रेणीबद्ध कर लें कि इस टाइप के बच्चे को ये काम देना है, इस टाइप के बच्चे को ये कार्य देना है। ठीक है, तो जितने भी योग्यता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको कार्य देंगे तो वो जो है सही से एक्टिव रहेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे अपने क्लास में। तो श्रेणीबद्ध कठिनाई को कार्य देकर उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या करेगा। क्या अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। पहला ऑप्शन है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, यानी बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा क्यों देगा। जब बच्चों को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में बांट देंगे तो वो जो है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा कहाँ देगा, तो ये गलत होगा। दूसरा कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, बिल्कुल सही। अगर आप बच्चे को डिवाइड कर देंगे कि आप जो है आपका ग्रुप ये पढ़ेगा, आपका ग्रुप ये पढ़ेगा, आपका ग्रुप पढ़ेगा ही नहीं, आपका खेलेगा, तो सबको अगर आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग काम दे देंगे तो उनके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी और सीखने की जो लाचारी है उसको जन्म दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों को कभी भी नामकरण नहीं करना है और कभी भी उनको वर्गों में नहीं बांटना है, सबको एक साथ लेके आपको पढ़ाना है। जो भी चीज़ें पढ़ानी है आपको, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना, पूरे क्लास को एक साथ बैठा के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों या अति पिछड़े हों या फिर जैसे भी हो, जिस टाइप के भी बच्चे हो, सबको एक साथ बिठा कर क्लास में ही आपको पढ़ाना है और समझाना है चीज़ों को, उनको वर्गों में नहीं बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा अगर आप वर्गीकृत करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी विशेषता क्या है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये गलत है। कोई भी बच्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं हो सकता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। दूसरा कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बिल्कुल सही। बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उनके अनुभव उनको सबसे पहले प्रमुखता देना। अगर कोई भी बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता कि हाँ मैडम हमने ये काम किया था घर पे, ऐसा हुआ है, इसका रिजल्ट ऐसा आया, तो सबसे पहले उसके अनुभव को हमें प्रमुखता देना, नहीं ना कि उसको डांट के बैठा देना कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके अनुभव को हमेशा सबसे पहले क्या करना, प्रमुखता देना है। यंत्रवत याद करना क्या होता है, गलत होता है। आपको ना तो जो है आपको खुद कोई भी चीज़ याद करनी है, ना तो बच्चों से याद कराना है कभी भी। ठीक है, तो ये गलत होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, हमने बताया कि योग्यता के आधार पर किसी भी बच्चे को नामांकित करना या फिर वर्गीकृत करना, ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। तो बी ऑप्शन सही होगा, बच्चों के अनुभवों को क्या करना, प्रमुखता देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि जो प्रगतिशील कक्षा है उसकी विशेषता क्या है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल नहीं, जो प्रगतिशील कक्षा उसमें निष्क्रिय नहीं होता बल्कि सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता होता तब तो सही होता, यहाँ निष्क्रिय है तो ये गलत होगा। दूसरा है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही, शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा कि शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। गलत है, रटना याद करना हमने बताया निगेटिव होता है, कहीं भी दिखे आप तुरंत काट दीजिए। फोर्थ है कि शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। बिल्कुल सही है कि अधिकतर जो है अनुकरण करके सीखता है, लेकिन सब जो यहाँ पे है वो जो है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो एक्यूरेट या सही आंसर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष के में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। एक प्रगतिशील जो क्लास होती है उसमें जो पाठचर्या होती है वो किस प्रकार होती है। बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे का कोई स्वायत्तता ना हो। बिल्कुल नहीं, कठोर नहीं होता, बिल्कुल सरल होता है, इजी वे में पढ़ाया जाता है, तो ये तो गलत होगा पहला ऑप्शन। दूसरा है कि विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिसमें विषयों की कोई पारस्परिक संबंध ना हो। ये भी गलत है। विषयों को खंडित क्यों किया जाएगा, और उसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका पारस्परिक संबंध रहेगा, इसमें संबंध ना होने की बात की गई है, तो ये गलत है। तीसरा है कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। बिल्कुल सही, जो प्रगतिशील क्लास होती है उसमें बच्चों की रुचियों के जो भी बच्चों की रुचि है, यानी बच्चों की रुचि अगर मैथ पढ़ने में है तभी आप उनको पढ़ाएंगे, तभी उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, अगर उनकी रुचि ही नहीं हो जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उनका मन ही नहीं लगेगा, जो क्लास है वो एक्टिव रहेगी ही नहीं। तो बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप ही संगठित की जाती है प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का क्या रोल होता है। एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। बिल्कुल सही, जो एक प्रगतिशील कक्षा उसमें शिक्षिका एक बच्चों की रुचि के अनुरूप जो भी उनकी रुचियां हैं उनके अनुरूप करके सीखने की पद्धति का, यानी खुद बच्चों से करा के सिखाने की पद्धति का पालन करती है, तो पहला तो सही है। दूसरा कि बारंबार अभ्यास और रटन स्मरण, ये बिल्कुल गलत है। रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन क्यों करेगी, जबकि ये रटन स्मरण की प्रक्रिया गलत होती है, तो ये तो शिक्षिका करती नहीं हो प्रगतिशील कक्षा में, ये गलत है। तीसरा कि एक शिक्षिका सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। ऐसा नहीं है परीक्षा की तरफ ही केंद्रित हो, जो भी सिखाया जो भी टीचर सिखा रही उसका सिर्फ माध्यम यही हो कि परीक्षा कराना है इसलिए हम सिखा रहे हैं, तो ये गलत है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, यह भी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही सही होगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षिका का रोल होता है ये होता है कि बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का वो क्या करती है, हमेशा पालन करती है। ठीक है, अगर बच्चों की रुचि जो सब्जेक्ट में पढ़ने की है, अगर पढ़ने की रुचि है तो पढ़ाती है, नहीं है तो उसे खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कार्य दे देती है जिससे वो बच्चे खुद करके सीखने की पद्धति का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी खुद करके सीखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। बिल्कुल सही, जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें बच्चे अपने अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं, यानी कोई उनका अर्थ निकल रहा हो जिस गतिविधि में वो संलग्न होते हैं, लगे हुए होते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर पाएं, कार्य कर पाएं, तो ये तो सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। बिल्कुल गलत है, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र नहीं है। तीसरा है कि पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, तो ये भी गलत है। एकमात्र, केवल यही आपको कहीं भी नज़र आ जाए तो ये गलत होगा। सिर्फ आपका पाठ्य पुस्तक
ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें बच्चे जो हैं अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, कार्य कर पाएं। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, जो कि आपके जो है बाल केंद्रित जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है। और यहाँ से जो है हर आपके सीटेट एग्ज़ाम में दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। चीज़ें एक बार में न क्लियर हो तो आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये सभी आपकी जो क्लासेस चलने वाली हैं आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस लें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कोई भी क्लास स्किप ना हो। ठीक है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये पास करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, क्योंकि इसके बाद आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 4th भी आपका अगस्त में होने वाला है। तो सीटेट का पेपर निकालना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद ज़रूर आई होगी। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।